मियां साहब 4 साल बाद वापसी हो चुकी है। आप क्योंकि खुद पॉलिटिक्स करते हैं यूएस में, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे भी बड़ी गहरी नजर होती है। क्या वापस हम हो जाएंगे जिस हालात से हम अभी गुजर के आ रहे हैं, जो बुरा हाल हमारा हुआ और इनफैक्ट अभी भी है, तो क्या इससे हम निकल पाएंगे, दोबारा से अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाएंगे मियां साहब की वापसी के साथ, या बस सिर्फ चेहरे बदलेंगे, पॉलिसी वही रहेगी? मैं आपकी दूसरी बात को सपोर्ट करूंगा कि सिर्फ चेहरे, ये पुरानी शराब नई बोतल है सिर्फ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बड़े गौर से सुना, और उससे पहले मैं पहले ही जख्मी था कुछ आपके हालात की वजह से। जिस तरीके से एक चार हफ्ते के लिए मियां साहब गए थे, 4 साल वहां रहे, और फिर उसके बाद 4 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो उनको बेल हो गई। तो एक तो वो ज्यादती थी। वो मेरे ख्याल में 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनकी उनको धचका दिया गया है, उनको उनको उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को धोखा दिया गया। क्योंकि वजह यह है, आज आपकी दुकान पे कोई कब्जा कर ले, कोई मकान पे कब्जा कर ले, तो आप 25 से 30 साल आप जलील होते हैं, वकीलों की फीसें देते हैं। लेकिन किस खूबसूरती के साथ 4 मिनट के अंदर अंदर बगैर बुलाए नैब के लोग भी वहां पहुंच गए। फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन बशीर साहब, जज साहब जो हैं, उनकी बहन का इंतकाल हुआ था, वो भी पहुंच गए वहां, बीमार थे, मास्क पहनकर उन्होंने भी अपना फैसला वापस ले लिया। जिस तरीके से पाकिस्तानी स्टेट ने सरेंडर किया है, इसकी बदतरीन मिसाल इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आपके नादरा वाले एयरपोर्ट पे पहुंच गए, रेलवे की चाबियां पकड़ा दी गई, कराची से और क्वेटा से ट्रेनें चलाई गई जिनके ऊपर पेंट की गई हैं परमानेंट चीजें। स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद आपकी एफआईए को इस्तेमाल किया गया। आपकी पुलिस ने पूरा प्रोटोकॉल दिया। तकरीबन 65,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए, जिसमें ज्यादातर सरकारी मुलाजमीन थे। अब मैं जलसे में उसकी वजह मैं बताना चाहूंगा कि आज से एग्जैक्टली हफ्ता 10 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब अपने हल्के में गए थे, तो लोगों ने पत्थर मारे थे, गालियां, ऐसी गालियां दी थी जो मैं यहां रिपीट नहीं कर सकता। उसी शहर लाहौर के अंदर आज से 2 हफ्ते पहले आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को लोग गालियां दें, पत्थर मारें गाड़ी को, और उसके बिल्कुल एग्जैक्टली 10 दिन के बाद एक मुगलिया स्टाइल का जश्न मनाया जाए। वहां पे तकरीबन 2.25 मिलियन इस पे अखराजात आए हैं। मेरा आज ये क्वेश्चन आईएमएफ से है। आईएमएफ से इसलिए है कि क्या आप आईएमएफ आंखों से अंधा हो चुका है, कानों से बह रहा है? वो क्यों नहीं पूछ रहा कि आप तो इतने अमीर लोग हैं, इतने इतने बड़े जश्न करते हैं, इतने इतने बड़े जलसे करते हैं, चार्टर जहाजों में आते हैं, बिल्कुल, तो आप हमारा पैसा कहां, हमारे पैसे के साथ क्या कर रहे हैं? मेरा क्वेश्चन उनसे है। लेकिन चले, अब मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से में आना चाहता हूं। जी, नवाज शरीफ साहब ने तकरीर फरमाई है, लेकिन उन्होंने कोई रोड मैप नहीं रखा उसके अंदर। इस वक्त आपके पाकिस्तान के 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है। 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम कौन से हैं? नंबर 1 आपकी दहशतगर्दी है, जो 98% बढ़ चुकी है। नंबर 2 आपकी इकॉनमी है। इस वक्त जो उसका सबसे बड़ा इशू है इकॉनमी। तीसरा इन्फ्लेशन है आपका, और करप्शन है। मैं कहना करप्शन चाह रहा था, इन्फ्लेशन करप्शन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। लेकिन मियां साहब की अपनी तकरीर के अंदर इन तीनों चीजों के लिए कोई रोड मैप नहीं रखा गया, कोई रोड मैप नहीं रखा। और तीसरा क्या ख्याल है, मियां साहब जो हैं वो सलाहियत रखते हैं पाकिस्तान की तकदीर बदलने की? मेरे ख्याल में नहीं। मैं उस पर बोलना चाहूंगा जी प्लीज। उसकी वजह यह है कि मियां साहब के पास सिर्फ 2 कार्ड हैं इनके जेब के अंदर, ताज के सिर्फ 2 पत्ते हैं जी। एक वो इंप्रेशन ये क्रिएट करते हैं कि कतर और सऊदी अरेबिया के शेख जो हैं सिर्फ मुझ पे एतबार करेंगे, और मैं यहां पे रियाल और डॉलरों की बारिशें कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन उनमें हालात चेंज हो चुके हैं। फखर भाई, फलस्तीन मसला है। सऊदी अरेबिया का प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान नहीं है, फलस्तीन है। वो एक कार्ड खराब हो चुका है। दूसरा कार्ड मियां साहब के जेब में है कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करूंगा। उस पर मैं बोलना चाहूंगा कि इनके भाई ने अपने 18 महीने की गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने न्यू दिल्ली अपने हाई कमीशन के ऑफिस में ट्रेड काउंसिल ट्रेड अटाची भेजा था, लेकिन $1 की ट्रेड नहीं जी। और दूसरा मैं समझता हूं कि जो भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना सियासी पोर्टफोलियो का हिस्सा ही नहीं। जबरदस्त। डिफेंस वो आर्मी का है, डिफेंस का उसके साथ रिलेशन। हाँ,
अगर मियां साहब ने सिर्फ वहां फेस दिखाना है, फोल्डर उनको पकड़ाया जाएगा, फाइल दी जाएगी तो वो शायद किसी के सामने इंडिया जाके रख दें, लेकिन उसके ऊपर ना फाइल पे साइन करने की सलाहियत है, ना इनके पास कोई डिसीजन लेने की सलाहियत है। और जिस तरीके से एक हाइब्रिड सिस्टम मौजूद था पहले, बदनसीबी पाकिस्तान की ये है कि ये सियासतदान भाग कर जाकर एक हाइब्रिड सिस्टम के जरिए ताकत में आ जाते हैं, और जब अपने गुब्बारे से हवा निकलती है तो फिर बाहर जाके कहते हैं भाई इख्तियार तो हमारे पास थे ही नहीं, बिल्कुल फैसले तो कोई और करता था, आप हमें ब्लेम क्यों कर रहे हो? तो फिर इस हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा क्यों बनते हो आप? लेकिन आज अगर फखर साहब इस जलसे के अंदर ये जो 60-65 हजार लोगों का जलसा किया गया है, अगर यही इलेक्शन कराया जाता तो उसमें 70% वोट आज भी लोगों ने पीटीआई को डालने थे। बिल्कुल ठीक, एग्री। तो लेकिन दुख वाली बात यह है कि आपने सीटें तकसीम कर ली हैं, आपने इलेक्शन का रिजल्ट निकाल दिया है, सिर्फ इलेक्शन होने बाकी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरीके से मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत जीते थे कराची से, इसी तरह के कई और एमएनए जो जीत के आएंगे, जो इलेक्टेड नहीं होंगे, सिलेक्टेड होंगे। बेशक, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर यही ड्रामा करना है तो फखर भाई इस कौम का इतना पैसा इलेक्शन के ऊपर जाया करने का क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो अगर जी जी, लेकिन सर बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि अगर यही करना था तो फिर इमरान खान भी ऐसे ही आए थे। उससे पहले नवाज शरीफ को जिस बेइज्जती के साथ निकाला गया था, और यही बात वो कहते थे कि हमारे पास इख्तियार नहीं होता, हम नाम के प्राइम मिनिस्टर होते। अपने हिंदुस्तान की बात की सर, हिंदुस्तान वैसे ही वो कहता है कि हमने बात किससे करनी है, आर्मी चीफ से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर से बात करेंगे, या किससे बात करेंगे? वो कहते पहले हमें बंदा तो बताएं। मोदी साहब ने 2-3 दफा अपनी तकरीरों में ये बात कही है। तो सर अब आगे वो क्या ट्रस्ट करेंगे हमसे ताल्लुकात के? उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत को सिर्फ और सिर्फ एक एतराज है, बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब उस पर बोल चुके हैं। वो कहते हैं कि टेररिज्म, दहशतगर्दी अपनी को कंट्रोल करो। उनको खदशात हैं, उनके जो इल्जामात हैं, वो सबसे पहले आपको ठीक करने पड़ेंगे, और वो सियासी बयानात से ठीक नहीं होंगे। वो आपकी एजेंसियां जो आपके फाइलें बनाने में मसरूफ हैं, उनको उनके साथ बैठना होगा, बताना होगा कि आपको जो इतराजात हैं, आपके पास जो सबूत मौजूद हैं, हम अपने आप को किस तरीके से क्लैरिफाई करें। वो उसका सियासी हल है ही नहीं, उस रिलेशनशिप को ठीक करना। दहशतगर्दी सियासतदान थोड़ी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो कहे ना कि नवाज शरीफ साहब जो है लश्कर तैयबा की तरबियत ये कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। उनका क्या, वो तो 4 साल वहां रहे हैं, मौज मेला करते रहे हैं अपना। मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मियां साहब 4 साल वहां रहे हैं तो शायद कुछ सीख के आए हों कि ऋषि सोनक या दूसरे जो कौम है वो अपनी कौम को, अब ऋषि सोनक मुसलसल अपनी कौम को कहता है कि मैथ और इंग्लिश पढ़ो। मियां साहब ने को बताया अपनी कौम को, जो 65,000 लोग इनके जलसे में बेरोजगार खड़े थे सामने, उनको बताया कि मैं तुम्हारे रोजगार कितनी फैक्ट्रियां यहां लगाऊंगा, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाऊंगा। एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। मैं जाती तौर पे मैं क्यों उन लोगों को बेरोजगार कह रहा हूं, दुख हुआ दूसरा जलसा देख के मुझे। और इसी तरीके से पहले इमरान खान का, इतनी तादाद में लोग फारिग हैं क्या कि 2-2 दिन से चले हैं, कराची से भी क्वेटे। यार कोई रोजगार ही नहीं है, कोई काम है इनको, कोई नहीं। मैं हैरान हूं। मैं अमेरिका में यह 35-36 साल से रह रहा हूं, और आज भी मैं अपनी इस एज के हिस्से में मैं 70 घंटे काम करता हूं हफ्ते में। तो ये लोगों के पास और कोई काम ही नहीं कि बिरयानी की एक प्लेट खाने के लिए तुम सफर करके आ जाते हो। हाँ, एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा, जन्नत की टिकटें भी सर बांट रहे थे वैसे 1 to 5 देने की बातें। और दूसरी एक और जलसे की, फखर भाई, जलसे की जो मैंने जब उस पर मैं रिसर्च कर रहा था, तो कई लोग मियां साहब की तकरीर के दौरान ही उठ के चले गए थे, और फिर उसके बाद यहां तक खबरें आ रही हैं कि वहां झगड़े भी हुए हैं, लोगों को पैसे भी नहीं मिले, लोगों ने 1 to 5 अपना मोटरसाइकिल मांगे, वो भी नहीं मिले, और झगड़े भी वहां हुए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हल जो है वो ये सियासी हल नहीं है। पाकिस्तान का हल था, मैं आज बल्कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप आता जो 1 साल या 2 साल रहता, उनको फ्री हैंड दिया जाता, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो उनका टारगेट होता वो करप्शन रोकना होता। अब मैं इसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। कल परसों एक हमारे साबर मिठू साहब हैं, जो हमारे पिछले बाजवा साहब के अजीज हैं, जो उनको एक लेटर गया है FIA की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का कि 5 अरब रुपया आपके अकाउंटों में पड़ा है जी। तो जब मैंने खुद अपने सोर्सेज से देखा कि साबर मिठू साहब क्या है, इनके पास इतना पैसा, तो किसी ने कहा ये जो 5 अरब है ये तो उनकी दौलत का बिल्कुल पीनट्स हैं,
5 अरब तो आप सोच भी नहीं सकते उनके पास जितना पैसा है। बिल्कुल ठीक, सही। और उसमें मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक बंदे का नाम क्यों लिया जा रहा है। पाकिस्तान में तो कोई 15,000 साबर मिट्ठू फिर रहे हैं। बिल्कुल, यस। मैं यहाँ पे फखर भाई सबसे, मैं जब हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब जब सऊदी अरेबिया गए थे, बिल्कुल, तो मैंने कहा था कि काश ये मोहम्मद बिन सुलमान से ये सीख कर आए कि मुल्क के करप्ट लोगों को होटल में ले जाके पैसे किस तरह निकलवाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काश आज भी कोई मर्दे मोमन पाकिस्तान के अंदर जो 400-500 लोग ब्लैक मार्केटर जो ब्लैकिए बैठे हैं, उनको किसी अच्छे से होटल में लेके जाके बंद करके कहे कि पैसे दोगे तो यहां से निकलोगे। सबको पता है जहां पैसे हैं पड़े, बिल्कुल, सबको। बिल्कुल। मैं उस आपका, मैंने पिछले दिनों खबर पड़ी थी कि आपके माफियाज के पास 50 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर कैश कराची में पड़ा है। आपको पिछले दिनों में जब आपने, हमारे सैयद आसिम मुनीर साहब ने डंडे के साथ डॉलर नीचे लेकर आए हैं, जहां छापा मारा जाता था डॉलर ढूंढने के लिए, तो अरबों रुपया मिलता था और ट्रकों में उसको ले जाना पड़ता था और हफ्ता हफ्ता लगता था गिनने में। तो अगर ये करप्शन के ये हालात हैं, मेरी सबसे पहले तो मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मुझे आपकी हर करप्शन के पीछे मुझे अपने पसीने और खून की स्मेल आती है, क्योंकि मैं अमेरिकन हूं और मेरा पैसा, मेरा पसीना जाता है यहां से IMF, और वो आपके करप्ट जो रजीम बैठी है, ब्रिटिश एजेंट जो बैठे हैं, वो कुछ पैसा लंदन और दुबई ले जाते हैं, कुछ अपनी बेसमेंटों में रख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी गलतियां नहीं, देखें, चोर ने तो चोरी करनी होती है ना, मैं समझता हूं, जो जिसने चोर ने चोरी करनी होती है, लेकिन IMF ने जो चोरी में हिस्सेदार बनते हैं, मेरा ख्याल, मुझे उनसे भी शिकायत है कि आप ये दुनिया के करप्ट मुल्कों में करप्ट रजीम को सपोर्ट करना बंद क्यों नहीं करते। आप कभी मेरी ब्लड स्वेट जाके यूक्रेन को दे देते हैं, कभी आप पाकिस्तान के ब्रिटिश एजेंटों को पैसे दे देते हैं जो चार्टर जहाजों में फ्लाई करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो फूलों की पत्तियां ऊपर से फेंकी जाती है, ये किस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं फखर भाई? मेरा ये क्वेश्चन है। ये अपनी बैंक गए भी तो खुद थे सर, किसी ने भेजा थोड़ी था कि, और खुद वापस आए। खुद नहीं लाए गए हैं, डील का हिस्सा है ये फखर भाई। लेकिन मैं उसमें ये पूछना ये चाहूंगा कि ये पाकिस्तान की बैंकरप्सी का जश्न मनाया जा रहा है या दहशतगर्दी बढ़ने का जश्न मनाया जा रहा है? 64,000 अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर इस वक्त चढ़ा हुआ है। ये भी मतलब 3 दिन पहले की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। 64,000 बिलियन रुपीस का कर्जा है। यानी हर पाकिस्तानी 3 से लेकर 3.25 लाख का उधार में डूबा हुआ है। यानी आप सोच ले, 25 करोड़ की आवाम रहती है और जश्न, हर कोई जश्न मना रहा है। और इनके सर दामाद जो है वो बाकायदा उन्होंने कहा जी हम तो गज़वे हिंद लड़ने जाना है, फलस्तीन जाना है। ये सर, ये वाली कहानी मुझे समझ नहीं आती कि दूसरा लंदन में रहते हैं और हमें कहते हैं गज़वे हिंद लड़ो। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है नून लीग है, मैं तो इनको सियासी पार्टी नहीं मानता, वो इसलिए कि जब इनको अपने दोते पोते रिश्तेदार नहीं मिलता, फिर किसी को बार ये टिकट देते हैं। सही। और उसके बाद टिकट देखने के लिए फिर देखते हैं कि इनमें से कश्मीरी कौन है। सही। तो अगर इसको सियासत आप कहेंगे, आप ये सियासत है कि सारे ओहदे जो हैं अपने फैमिली के अंदर बांट लेने एक दूसरे के साथ, ये सियासत है? ये जमहूरियत है? ये क्या है? ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इनको मैं ब्लेम नहीं करूंगा। जिन्होंने डील बनाई है, जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, मुझे उनसे शिकायत है। जिन्होंने काकड़ साहब का नाम घड़े से निकाल के उनको वजीर आजम बनाया, मुझे उनसे शिकायत। काकड़ साहब एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल के आदमी थे और इस वक्त अपने पूरी दुनिया के टूर पे निकले हैं वो सरकारी खर्चे, और उनको पूछने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई। वो सिर्फ प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीर बनाने के लिए चाइना गए सरकारी खर्चे पे। वो तस्वीर फिर भी कहीं बन सकती थी। सोचा जाए प्रेसिडेंट शी ने क्या सोचा होगा उनसे शेक हैंड करने से पहले कि ये बंदा क्या है, ये क्या है बंदा। इसका नाम घड़े में से निकला है और इसका इसकी सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि फेयर और स्पीडी इलेक्शन कराना। ना ये इलेक्टेड है, ना ये सिलेक्टेड है, ना इसका कोई इख्तियार है, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर सकता है, ना कुछ। लेकिन पता नहीं तरीके से क्यों वो खुद, क्योंकि उनके पास कोई मॉरल जवाज था जाने का, अमेरिका आने का, इंग्लैंड जाने का, फ्रांस जाने का, सरकारी खर्चे पे उमरा करने का, चाइना जाने का। लेकिन उसमें मुझे गिला नहीं है। गिला है जो सरकारी जहाज उनको पकड़ा देते हैं। मुझे गिला उन पे जिन्होंने उनका नाम घड़े से निकाला था। इस तरह मुल्क चलते हैं? कितना अरसा चला लेंगे? किस तरह चला लेंगे? और दूसरा एक जो फैशन एक और निकला है
जी, वो फखर भाई वो ये है कि आप 9 मई को कंडेम करें, आपके अरबों की करप्शन साफ। जबरदस्त सर, फिर आप फ्री, बिल्कुल आप वॉश एक हो गए हैं जबरदस्त किस्म की लॉन्ड्री से। एक इंटरव्यू दे दें, इमरान खान को 2-4 गालियां निकाल दें उसमें, आपकी अरबों की करप्शन साफ। बिल्कुल है, बिल्कुल है सर, इस तरह मुल्क चलते हैं, चलेंगे इस तरह मुल्क। मेरा लेकिन ये सर प्रश्न इसका तो मतलब ये हुआ कि हम शायद उससे बदतर हालत में गए हैं, जो हम आज से 3 या 4 साल पहले हुआ करते थे, हम तो उसको रो रहे हैं। तो इसका मतलब है हम बदतर हालत में, न दुनिया ने हमने हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है, न इंडिया ने, न चाइना ने, न सऊदी अरेबिया ने, न कतर ने, न अमेरिका ने। तो सर हम चलेंगे कैसे, हम करना क्या चाहते हैं, मतलब इसके बाद हमारा अभी क्या इरादा है 77 ईयर्स के बाद। इस पे मैं एक फैज अहमद फैज साहब हैं, बहुत बड़े एक शायर थे, अदीब थे, उनसे किसी ने बैठे थे वो बुरे हालात में, तो किसी ने कहा जी पाकिस्तान के देखें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान ये हो रहा है। फैज अहमद फैज से किसी ने पूछा ये देखें क्या हो रहा है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? फैज अहमद फैज साहब ने कहा मुझे मेरे पास इससे भी बड़ी बुरी खबर है। किसी ने उससे पूछा उनसे कि क्या होगा, उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। खत्म हो, देखें दो चीजें फखर भाई, जब चीजें खत्म हो जाए ना फिर ठीक हो जाती है, बेशक, लेकिन वो सिसकते रहे। जिस कौम की ना दुआएं सुनी जा रही हो ना बददुआएं सुनी जा रही हो, उसका क्या कहेंगे। मैं जब भी उमरा करने गया हूं सऊदी अरेबिया, सबसे ज्यादा मैंने अपने पाकिस्तानी भाई देखे हैं, जो हरम शरीफ में भी बैठे हैं, जो मस्जिद नबवी में भी वही बैठे हैं, कुछ दुआएं कर रहे हैं, कुछ बद दुआएं कर रहे हैं, कुछ खैरात मांग रहे हैं अंदर। मैं हैरान हुए, 2-3 दफा मैं हरम शरीफ के सामने बैठा था, खाना काबा, एक पाकिस्तानी आया, 2-3 दफा हो चुके, मेरा जेब कटा गया जी, मेरे पास खाने को भी। मैंने कहा यार मैं तो खुद यहां से मांगने आया हूं, वहां उससे मांगो यार, खाना काबा मैं तो खुद मांगने आया हूं, तो उधर से मांगो जाके। बेशक। लेकिन फिर उसमें फखर भाई मेरे जैसे लोग मायूस हैं, दर्द है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको बांग्लादेश की तरक्की उतनी नजर नहीं आती जितनी मुझे नजर आती। बेशक सर, मैं यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मुझे भारत राइज होता नजर आ रहा है। अब उन्होंने चांद के ऊपर अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है वो यस सर, उनकी तरक्की नजर आ रही है सामने। हर उसके बाद गूगल ने अपना फोन बनाना है, पहले आईफोन गया था वहां पे, उसमें इलान मस्क गया था वहां टेस्ला बनाने के लिए, अब गूगल अपना फोन बनाने जा रहा है। भारत फार्मेसी, दुनिया की हर दवाई इस वक्त इंडिया में बन रही है। तो ये सारी चीजें मैं जब वॉशिंगटन डीसी में देखता हूं, और दो चीजें और भी कानों में पड़ती हैं, एक तो 25 करोड़ लोगों की बददुआएं चीखें नजर सुनाई देती, दूसरी आपकी करप्शन की स्टोरियां दुनिया के हर कैपिटल के अंदर इस वक्त मशहूर है। अब और बात बताऊं, आपने जो रिसेंट एक और काम किया है, आपको पता है कि 12,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो सऊदी अरेबिया ने आपकी एम्बेसी को दिए हैं रियाज के अंदर, कि ये अफगानियों को बेचे हैं आपने, सिर्फ एक लाहौर ने बेचे हैं, बिल्कुल लाहौर ने। कोई उस पर एक्शन किसी ने लिया है? कोई उस पर किसी ने क्लैरिफिकेशन दी है? क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? कोई, आपका हर सिस्टम, हर डिपार्टमेंट फॉर सेल, करप्ट। सर पीआईए की हालत चेक करें, सिर्फ रोजाना 20 और 25 फ्लाइट्स जो है वो फ्यूल नहीं है उनके पास, और पीएसओ उनको फ्यूल नहीं दे रहा, हालांकि पीएसओ के ऊपर अपना इतना कर्जा चढ़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है, और पीआईए को फ्यूल नहीं दे रहा, तो उनकी फ्लाइट ऑपरेशन जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, सिर्फ मिडिल ईस्ट में वो ऑपरेट करता है, और वहां पे उनकी फ्लाइट सर नहीं जा रही। हालत हमारी ये है, लेकिन हमें गज़्व हिंद करना है, हमें हिंदुस्तान के साथ जी, हमने उनका जाके गिरबान पकड़ना है, हमने लाल किले पे जाके अपना झंडा, पता नहीं कभी कहते हैं पाकिस्तान का तो कभी कहते हैं इस्लाम का, मुझे तो नहीं पता कि कौन सा इस्लाम का कौन सा झंडा है, ये उनको वहां पे लगाना। सर 610 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं हिंदुस्तान के पास, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके फॉरेन मिनिस्टर को कभी मतलब नखरे में हमने नहीं देखा जो हमारे वाले सर करते। सर दुख इस चीज का है कि हमें आज भी समझ नहीं आ रही ना, अफसोस ये है। लेकिन देखें, मैं फखर भाई कोशिश करता हूं चीजें डिकोड करूं। आपकी जब कैबिनेट बनी है, रिसेंट केयर टेकर गवर्नमेंट बनी जब जी, इसके कैबिनेट के लोगों को मैंने पढ़ा कि उससे काफी अंदाजा हो रहा था कि आपके जो चलाने वाले हैं उनका माइंडसेट क्या है, किस किस्म के लोगों को आगे लेकर आए हैं जी। कुछ तो मुझे वहां से मायूसी हुई थी, बी कैटेगरी के लोग लाए जिनको उनके पड़ोसी नहीं जानते, वो आज सारे वजीर हैं। फिर उस कैबिनेट का इजाफा होता रहा, फिर उसमें फिर उनके लल्ले तलल्ले नजर आए, काकड़ साहब
को एक त्यारा दे दिया गया है, साथ 5-7 बंदे हैं, उनको जहाज दे दिया और उसको लाइसेंस दे दिया कि आप दुनिया का चक्कर लगा के आओ सारा। एक तो उससे मायूसी हुई। उसके बाद ये मियां साहब हैं, मियां साहब आए हैं, तो जब जिस तरीके से स्टेट ने सरेंडर कर दिया सारा कुछ, अब लोगों को तो रिजल्ट पता चल चुका है। मैं कहता हूं इलेक्शन पे पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। कहें जी बस अब लोगों के ख्वाब में इलेक्शन ये जीत गए तो अच्छा इनको वजीर आजम बना दें। कहे जी हमें ख्वाब में आ गया कि ये वजीर आजम है तो दे दें, बना दें उनको। रिजल्ट तो लोगों ने निकाल लिया, वैसे कल निकल गया है। जिस तरीके से स्टेट ने सरेंडर किया और जुडिशरी ने सरेंडर किया है, लोगों को पता चल चुका है कि रिजल्ट क्या है। जो पिछले हमारे वजीर आजम बार बार लंदन डील की बातें करते थे, अब मुझे वो ठीक होती नजर आ रही है। ठीक, बल्कि 2-4 अगर डाट मिलाएं तो नजर आना शुरू होगी है। कल एक उसकी मैं आपको अंदिया बताता हूँ, पूरे पेज का इश्तिहार हर अखबार ने छापा है, बिल्कुल, उससे भी नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो लेकिन ये कि दूसरों को सिलेक्टेड कहने वाले अब खुद सिलेक्ट हो चुके हैं। अब देखेंगे इस तरह। लेकिन इस तरह फखर भाई, इस तरह मुल्क चलते नहीं। मुल्क चलते हैं सिंसेरिटी के साथ, मुहब्बल बितनी के साथ। इस वक्त भारत की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया। वो हर चीज में प्राइड अपनी फील करते हैं। दुनिया का सबसे चीपेस्ट स्पेस प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, चीपेस्ट। और फ्यूचर के अंदर में सबसे बड़ी, जिस तरीके से वो स्पेस में अपनी सुप्रीमेसी लेके जा रहे हैं, फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि जब स्पेस का कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू होगी, सबसे आगे भारत होगा, सबसे आगे भारत होगा। तो देखें ये फिर कौमियत आपके उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो था वो आखिरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन नेहरू जी ने रखी। आप अंदाजा लगा लें कि गैप कितना है हमारा उनका, और हमारे पास आज भी उस टक्कर का एक भी स्कूल नहीं। आप अभी तक एक दूसरे के साथ पाकिस्तानी कम्युनिकेट करते हैं तो उर्दू में ट्वीट करते हैं, चाहे वजीर हो, वजीर आजम हो, उर्दू में ट्वीट करते हैं। और दूसरी बात जी फखर भाई, ज्यादातर आपके सियासतदान जो हैं, मुझे पता चला है उनके ट्विटर अकाउंट को लोग चलाते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट कराची में बैठ के बच्चे तो खुद के लीडर ट्वीट ना करते तो उनकी क्या हालत होगी। बिल्कुल, हाँ, जिहाद है, जिहाद ये सियासत नहीं है, जिहाद है। बिल्कुल सही सर। एक क्वेश्चन और था, और वो इस वक्त इंडिया वर्सेस कनाडा बड़ा एक क्लैश हुआ, और ऐसे लग रहा था कि शायद इंडिया के ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको लिया, और जिस तरीके से हालांकि मतलब G7 का मेंबर है कनाडा, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान के अंदर हमें सरेंडर नजर नहीं आया। वो कोई इस तरह की चीज नजर नहीं कि कभी तारी हुई है, परेशानी है, इस किस्म की सर कोई चीज नजर नहीं आई। क्या आपको लगता है कि मतलब इतनी मजबूत डिप्लोमेसी है और इतनी मजबूत फॉरेन पॉलिसी होगी? देखिए, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ। डॉक्टर जयशंकर साहब यहाँ वॉशिंगटन डीसी में पहले DCM रह के गए, फिर एम्बेसडर रहे, फिर वो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर रहे। मैं समझता हूँ कि इट्स अ वंडरफुल टीम वर्क अमंग हिम और मोदी साहब। उनकी आपस में जो अलाइनमेंट है जबरदस्त। और दूसरा, कनाडा जो है, उन्होंने खुद कन्फेशन इस चीज का कर लिया कि इट्स नॉट दैट इजी टू मैस अप विद द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लैनेट। बिल्कुल उन्होंने। और दूसरा, वो जो कहते थे ना, हमारे 5th आई जो है, 5 आई जो है, वो 5 आईज, बिल्कुल 5 आई, वो 5 आई और CIA और इधर उधर सारे एक प्लम्बर के पीछे पड़े रहे हैं, और उधर देख लें वो हमास ने क्या कार्रवाई डाल दी। ये इंटेलिजेंस बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि कनाडा की जब बात करें तो वो कनाडा ने अपने सारा ये जो एक तो ये किया उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने, दूसरा उसके बाद 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक 84 साल का जो यूगोस्लावियन बंदा बुला के उसको जो वहां खराजे तहसीन पेश किया, जिसके बाद स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ गया। तो उनकी क्रेडिबिलिटी वहीं से खत्म हो गई थी। और दूसरा, जब जस्टिन ट्रूडो चाहते थे कि अमेरिका और बरतानिया उनके साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट दें या साथ काम करें, दे रिफ्यूज टू डू इट बिकॉज जो सबसे बड़ी बात यह है, बिलखसूस वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो भारतीय लॉबी है, आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी स्ट्रांग है। आप छोटा सा अर्ज ये करना चाहूंगा, जो बाइडेन के स्पीच राइटर भी भारतीय नजाद है। तो जब उनका इन्फ्लुएंस इतना होगा डायस्पोरा का, तो वो किस तरह, जस्टिन ट्रूडो क्या कर लेगा उनके सामने? इट इज नॉट पॉसिबल। और वो सरेंडर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। वो गेम इज ऑलमोस्ट ओवर विद द कैनेडियन जो मैटर था।
और मेरे ख्याल में अब जो फलस्तीन जो मैं हमेशा ये कहता था, मुझसे किसी ने पूछा ये इसका क्या मुस्तकबिल है, तो मैं ये कहता था कि जब तक अगला वाकया नहीं होता उतना देर ये लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगला वाकया होता गया तो ये खत्म हो जाएगा। जब फलस्तीन की चीजें सामने आई है तो इसके बाद अब हु केयर्स व्हाट इज कनाडा डूइंग और नॉट डूइंग इट। जस्टिन ट्रूडो के बारे में अगले दिन पोल आया है कि 57% कैनेडियंस डोंट लाइक हिम एट ऑल। तो वो जस्टिन ट्रूडो इज हिस्ट्री, मेरा ख्याल है। उसमें नुकसान किसका हुआ है? जस्टिन ट्रूडो का हुआ है, कनाडा का हुआ है। बिल्कुल कनाडा का नुकसान, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं कि जी फलस्तीन के लिए इमदाद इन द सेंस कि फोर्स भेजी जाए। उस दिन फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है जहरा बलोच साहिबा, उनसे क्वेश्चन भी हुआ कि क्या पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को भेज सकते हैं। आपको सर लगता है कि पाकिस्तान इतना रेलेवेंट हो सकता है इजराइल और मतलब जो फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट है या मिडिल ईस्ट में किस तरह की चीजें कर सकते हैं? हालांकि हमें तो अपने मसाइल से फुर्सत नहीं है मेरे ख्याल। फखर भाई देखें, पहला लफ्ज मैं कहूंगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिल्कुल सही, इसका पहला जवाब तो ये। और अगर फोर्सेस भेजनी है तो टीटीपी के सामने क्यों नहीं फोर्सेस भेजते हैं? सही। टीटीपी आपके 98% तो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें दो सूबे डायरेक्ट जिन पे इंपैक्ट है, एक केपीके और दूसरा बलोचिस्तान पे। अगर आप इनको कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते तो फलस्तीन का क्या ड्रामा आप बना रखे हैं आप? दूसरा जो ज्यादती इन्होंने की है, अगले दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया है और खालिद मशाइल को बुला के, जो हमास का लीडर है, वहां उससे स्पीच करा दी है। और मैं उसमें एक और, आपके पड़ोसियों को और दुनिया को सबसे ज्यादा आपसे शिकायत यह है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और हमास अकॉर्डिंग टू अमेरिका इस दहशतगर्द स्टेट है और आईएमएफ की किस्तें आपने अभी लेनी है। आप ये क्या कर रहे हैं यार? आप ये सोच समझ के क्यों नहीं चलते कि हम कहां जा रहे हैं? आप दूसरा, मेरी ये ख्वाहिश है, जो आपके बच्चे इस वक्त, आपने देखा होगा कराची में वो एक 15-20 घोड़ों पे चढ़े हुए थे, वो मरियल किस्म के घोड़े थे, झंडे लेके हम जा जाए। और यार खुदा का नाम लो, आजकल मिसाइल और टेक्नोलॉजी का दौर है, घोड़ों पे भी, गधों पे बैठ के भी जंग की किसी ने। पता नहीं ये किस किस्म के लोग हैं आपके, ये कि घोड़ों पे चढ़े हैं और झंडे रखे थे जी हम जी। और यार टीटीपी से तो पहले बचो यार, तुम उधर फलस्तीन को बाद में जाना। और अंदर हकीकत आपकी जो अगली कौम तैयार की गई है, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार की गई थी, ट्विटर जो जिनको कहा जाता था कीबोर्ड वॉरियर्स, बिल्कुल वो भाई वो ये समझते हैं कि हर गजवा जो है वो ट्विटर पे होगा, वो भी उर्दू में। बिल्कुल ये इनको ये बताया गया था कि तुम इस तरह करो, सोशल मीडिया पे जंग शुरू कर दो, वरना इनका डीएनए ये है, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, मैं कौन सा फ्रेंच हूं, हमने आज तक किसी इन्वेडर के सामने रेजिस्ट नहीं किया, किसी को नहीं रेजिस्ट किया। बिल्कुल हम उनके गलों में हार डालते आए हैं, चाहे वो बाद में हमारी बच्चियां जहां से उठा के ले जाके इस सिक्ते से काबुल में मंडियां लगाते थे खवातीन की, बिल्कुल सर, लेकिन हम फिर भी उनके खिलाफ खड़े नहीं होते। पाकिस्तान की आजादी में भी सबसे ज्यादा जिनका जानी नुकसान था, सबसे ज्यादा शहादतें सिखों की थी। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें। बिल्कुल ठीक सर। तो ये जिस कौम को आप बार बार ये कोई ना कोई सियासी बंदा स्टेज पे चढ़ के कहता है आओ जिहाद करें, वो इनके डीएनए टेस्ट ही करा लें, हिस्ट्री पढ़ लें अपने खिते की, कि ये लड़ने वाली कौम नहीं है, ये तो पार्टी वाली, ये पार्टियां करते हैं, चूरी खाने वाले यार। अब मुझे ये बताएं, आप जलसे में ये 62,000 बंदा 60,000 आ गया बिरयानी खाने मीनारे पाकिस्तान पे, 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ की गाड़ी को पत्थर मारते रहे, गालियां निकालते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप इन पे रिलाय कर सकते हैं? आप कभी नहीं। और लेकिन चाहिए कि फलस्तीन को, मैं खुद कहूंगा 2 चीजें, ये सारी जंग सबसे पहले जिसने शुरू की थी हमास, मैं सबसे पहले तो उनको ब्लेम करता हूं, बिल्कुल सर, उन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा, उन्होंने ब्लैकमेल किया है, 2 मिलियन फलस्तीनियों को बस के नीचे फेंक दिया है, शुरू करके उनके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ये जाएंगे कहां पर जी। तो इस वक्त ज्यादती करने वाले हमास वाले हैं जिन्होंने शुरू किया है, मजलूम कौन है? फलस्तीनी लोग हैं। बेशक। तो लेकिन उसमें यह कि आप खुद पहले अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लें, खुद अपने आप को टीटीपी से बचा लें, खुद अपने आप को आइसिस खुरासान से बचा लें, फिर फलस्तीनी भाइयों का सोचिएगा। मेरी भी फीलिंग्स है उनके साथ, मुझे भी जब मैं बच्चों को मरते देखता हूं, खवातीन को मरते देखता हूं, तो मैं खुद हमास को ब्लेम करता हूं, जिन्होंने इन लोगों को इसमें झोंक के
और कोई उनके पास प्लान मौजूद नहीं था। उन्हें पता था अगर हम करेंगे तो यही होगा। 1000 हमास का था जो वो टेररिस्ट जो गया वहां पे, उन्होंने 2 मिलियन लोगों की जिंदगी जो है वो खत्म कर दी, मुश्किल कर दिया, जीवन की हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल और